एक कलाकार के रूप में आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? अश्वत्थामा एक कैरेक्टर है अंधा युग से। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का। आपने चरणदास चोर जैसे बड़े नाटक में आपने एक लीड कैरेक्टर का रोल किया है। चाणक्य का फिर वो कहते हैं कि अगर आपके मगध के प्रति निष्ठा आपको बाध्य करती है कि आप मगध के संकुचित राजनीति का हित करने वालों के प्रति कठोर व्यवहार करें, तो मेरी इस धरा के प्रति निष्ठा मुझे बाध्य करती है कि जो जो इस धरा के हित में बाधक हो, कंटक हो, उनके साथ मैं कठोरतापूर्वक व्यवहार करूं। थिएटर और कैमरा अभिनय में सबसे बड़ा अंतर क्या महसूस करते हैं आप? यादव जी की मधु जी में मैं एज अ हीरो प्ले कर रहा था। छत्तीसगढ़ी फिल्म में बहुत से अच्छे कलाकार भी हैं जो कई बार वापस दिखाई नहीं देते किसी फिल्म में। इसका क्या कारण है, मुख्य कारण? उसके बाद फिर लगातार मैंने 30 से 40 शो लगभग किए हैं। अच्छा। ऑल ओवर द इंडिया। कि आपके मोस्टली जो ऑडियंस हैं, श्रोता हैं और जो दर्शक हैं आपके, वो छत्तीसगढ़ी हैं मोस्टली, या हो सकते हैं पूरे भारतवर्ष में भी हों, बट मैं कभी पूरा नहीं हो पाया। मेरे पापा का मैं बेटा था, मेरी मम्मी की मैं बेटी। पॉडकास्ट को हमें छत्तीसगढ़ी में रखना चाहिए या फिर हिंदी में कंटिन्यू करना चाहिए? करे बार तो हम छत्तीसगढ़ी में भी कर सकत था, लेकिन क्या है कि हमारा ऑडियंस सब तरफ के तो सब सारे स्टेट कवर होने चाहिए और सबको एक्नॉलेजमेंट, तो हम शायद हिंदी में ही। यदि आपको छत्तीसगढ़ी सिनेमा को एक लाइन में सुधारने का अवसर मिले तो आप क्या सुधारना चाहेंगे? प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टर अच्छे हैं, हमारे पास एक्टर्स अच्छे हैं, टीम है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं। ये तो लोग डीओपी और कैमरामैन के बीच में ही डिफरेंस लोग नहीं कर पाते हैं कि दोनों बहुत अलग चीज़ है और दोनों का रोल अलग है, दोनों का काम अलग है। सपना जो अभी अधूरा है, छत्तीसगढ़ी फिल्म को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना और अवार्ड लेके आना। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने रंगमंच से लेकर सिनेमा और छत्तीसगढ़ी फिल्मों तक अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो स्वागत करते हैं रोहित वैष्णव जी का। रोहित जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। थैंक यू वेरी मच दीपांशु भाई। रोहित जी, पहला सवाल मेरा ये है कि आप काफ़ी समय से रंगमंच से जुड़े हुए हैं। आप रंगमंच को किस तरीके से परिभाषित करेंगे? क्या है आपके लिए रंगमंच? लगभग 10-12 सालों से मैं रंगमंच से जुड़ा हूँ और जी, रंगमंच ही नहीं, एक्टिंग से भी जुड़ा हूँ, क्योंकि बीच में कुछ समय के लिए मैंने रंगमंच से गैप भी लिया था, बट एक्टिंग से मैं प्रॉपर जुड़ा रहा। और वैसे रंगमंच की परिभाषा तो आपको बहुत सारे बुक में अलग अलग तरह से डिफाइन की गई है, बट मेरे लिए कलाकार के हिसाब से मेरे लिए तो मैं इसको परिभाषा नहीं, एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। जब दुनियावी आप चीज़ों में बहुत उलझे रहते हैं, बहुत फ़ायदे नुकसान के अनुसार जब आप दोस्ती यारी करते हैं, तो रंगमंच क्या है ना, आपको सुकून देता है, एक कंफर्ट प्लेस है। सिनेमा में आप बहुत ज़्यादा जब घुस जाते हो और रंगमंच मेरे लिए एक कंफर्ट प्लेस है, मेरे एक सेफ प्लेस है। जब मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ, थोड़ा ब्रेक चाहता हूँ और ऑडियंस से मिलना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे रंगमंच का फ़ायदा यही है कि जब आप डायरेक्ट ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं, सिनेमा में ये चीज़ नहीं होती है। शूट के बाद पता नहीं कितना वक्त लगेगा, कब आपकी फिल्म आएगी। तो रंगमंच ये है कि डायरेक्ट माध्यम है ऑडियंस से इंटरेक्ट होने का, तो इसलिए रंगमंच मुझे ज़्यादा पसंद है। परिभाषा की बात करें तो रंगमंच एक ऐसा स्थान है जहाँ पे अलग अलग रंगों की प्रस्तुति होती है। रंग से तात्पर्य है कि एक्टिंग के अलावा वहाँ पे निर्देशन भी होता है, मंच सज्जा भी होती है और रूप सज्जा भी होती है, मेकअप बोलते हैं जिसको। तो ये सारे चीज़ों का समन्वय ही कहा जा सकता है कि रंगमंच है। बहुत अच्छा से आपने परिभाषित किया इसे। रोहित जी, आपने हाल ही में यादव जी के मधु जी में एक लीड कैरेक्टर का रोल किया जी, तो कैसा अनुभव रहा आपका उस फिल्म में? बहुत ज़्यादा अच्छा था अनुभव, क्योंकि पहली बार मुझे लीड कैरेक्टर करने को मिला और उसका एक्सपीरियंस तो लगभग 3 महीने की शूटिंग थी वो, और 3 महीने में हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग लोगों के साथ, और सभी जितने भी हमारे कैरेक्टर्स थे उसमें जो भी रोल कर रहे थे, सब आपस में पहली बार ही काम कर रहे थे, तो बहुत मज़ा आता था उनके साथ रिहर्सल करके। और शूट के टाइम में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि यादगार हो गई, जो स्क्रिप्ट में होती थी वो एक्चुअली में वहाँ पे परफॉर्म नहीं होती थी। सडन चेंजेस होते थे, इम्प्रोवाइजेशन होते थे, और
नया मेरे लिए क्या था कि यादव जी की मधु जी में मैं एज अ हीरो प्ले कर रहा था। हाँ। और उसके पहले मैंने जितने भी थिएटर में प्रैक्टिस करी थी, जितने भी रोल किए थे, तो मैं एक कैरेक्टर रोल से बहुत ज़्यादा प्रभावित था कि मैं यही करूँगा। और पहली बार मुझे हीरो बनने का मौका मिला और मुझे पता चला कि हीरो बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती है। एक एक्टर और एक हीरो में डिफरेंस एक्चुअली में मुझे समझ में आया। तो हीरो बनने के लिए आपको क्या है कि रोमांस भी करना है, बॉडी भी बनानी है, थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट करना है और बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती है। तो वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। तो मैं एक शाहरुख खान की तरह रोमांस कर रहा था और तो ये नया था। तो ये पूरी तरीके से जो था फनी फिल्म था, एक मतलब कॉमेडी फिल्म थी। हाँ, कह सकते हैं कॉमेडी फिल्म तो थी, बट इसमें काफ़ी कुछ मैसेजेस भी थे जी। जो अभी तक मेरे जितने लोगों ने भी फिल्म देखी है, हाँ। तो उनका सबका एक पॉजिटिव रिव्यू था कि आप लोगों ने कॉमेडी के साथ साथ एक सोसाइटी को मैसेज भी दिया, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल की छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए। मैंने भी फैमिली के साथ जाके देखा था और मुझे बहुत मतलब एक अलग पहल चालू हुई है छत्तीसगढ़ में, ये समझ में आया एक नए कलाकारों के द्वारा। तो और सुनील चिपड़े जी जो उसमें थे, तो उनको तो मैं बहुत समय से जान रहा हूँ और अभिनय करते हुए देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा उनका। रोहित जी काफ़ी समय से आप कर रहे हैं, इनसे सीखा आपने? आपके गुरु, रोल मॉडल या इंस्पिरेशन कहा जाए, कौन थे आपके, कौन रहे हैं? थिएटर गुरु और एक्टिंग गुरु तो वैसे तो मेरे बहुत रहे हैं। शुरुआत तो मैं कहूँगा कि फ़िल्म देखने से ही शुरुआत हुई। तो फिल्म के जब से एक्टिंग लाइन में आई, तो थिएटर में तो ऑलरेडी अलग अलग ग्रुप्स के साथ काम किया है, तो अलग अलग गुरुओं के साथ भी काम करने का मौका मिला। हबीब तनवीर जी के ग्रुप से मैं जुड़ा रहा, तो उनके सानिध्य में तो मैं काम नहीं कर पाया, एक्चुअली उनकी डेथ पहले ही हो गई थी। बट बाद में नया थिएटर के डायरेक्टर थे रामचरण सिंह जी, वो मेरे गुरु रहे हैं। तनवीर अहमद, उनके पहले एक रिफ्लेक्शन थिएटर ग्रुप चलाते हैं भोपाल में, वो भी मेरे गुरु रहे। तो और बाकी और भी हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने ना इस पॉडकास्ट को 2 भागों में विभाजित किया है जी, मतलब 2 पार्ट में किया है। पहला पार्ट हमारा रहेगा छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर रहेगा, और दूसरा जो पार्ट रहेगा वो रंगमंच को लेकर रहेगा। तो आप कौन से पार्ट पे पहले? रंगमंच से शुरुआत की थी मैंने, तो रंगमंच ही पहले, तो पहले रंगमंच से ही करते हैं। और दूसरी चीज़ आपसे और एक चीज़ पूछना चाहूँगा जो मुझे पहले पूछना चाहिए था, कि आपके मोस्टली जो ऑडियंस हैं, श्रोता हैं और जो दर्शक हैं आपके, वो छत्तीसगढ़ी हैं मोस्टली, या हो सकते हैं पूरे भारतवर्ष में भी हों, बट पॉडकास्ट को हमें छत्तीसगढ़ी में रखना चाहिए या फिर हिंदी में कंटिन्यू करना चाहिए? देखो, करे बार तो हम छत्तीसगढ़ी में भी कर सकता था, लेकिन क्या कि हमारा ऑडियंस सब तरफ के है, तो सब सारे स्टेट कवर होने चाहिए और सबको एक्नॉलेजमेंट, तो हम शायद हिंदी में ही इसको कवर करते हैं। बिल्कुल। हमारी चर्चा हो रही थी कल, तो आपने बताया आपने चरणदास चोर जैसे बड़े नाटक में आपने एक लीड कैरेक्टर का रोल किया है जी। ऑडियंस को शायद पता नहीं है चरणदास चोर के बारे में, बहुत सारी ऑडियंस इस चीज़ के बारे में जानती नहीं है, तो एक छोटा सा ब्रीफ भी हो जाए और कैसा आपका उसमें अनुभव रहा, इसके बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल। चरणदास चोर हबीब तनवीर जी का लिखा हुआ एक बहुत फेमस नाटक है। हबीब तनवीर जी के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा। हिंदुस्तान के बहुत एक प्रतिष्ठित एक विख्यात रंगकर्मी रहे हैं। तो बिलासपुर में तो उतना ज़्यादा थिएटर का कल्चर नहीं है, बट आप थिएटर के गढ़ में अगर जाते हैं, जैसे भोपाल, दिल्ली या मुंबई, तो आपको देखने मिलेगा कि इस तरह के नाटकों में कितनी भीड़ होती है। और जब मतलब हाउसफुल शो रहते हैं और अंदर जब बैठने नहीं मिलता तो बाहर प्रोजेक्टर भी लगाए जाते हैं। तो उस तरह से मैंने ये नाटक देखा था भोपाल में प्रोजेक्टर में बैठ के, और कभी सोचा नहीं था कि ये कैरेक्टर करने को मौका मिलेगा। बाद में उस फिल्म में, उस नाटक में कैरेक्टर कर रहे थे चरणदास चोर का ओमकार दास मानिकपुरी जी। हाँ जी। नत्था, जो पीपली लाइव में जो नत्था का रोल जिन्होंने किया है, तो वो किसी कारणवश शूट के लिए बाहर थे, तो नेक्स्ट शो होना था दिल्ली में। तो कौन सी ईयर की बात है ये? 2016 की बात है। अच्छा। तो वो बाहर थे, तो नया थिएटर के लोग सर्च कर रहे थे कि कोई ऐसा एक्टर चाहिए कि जो डांस भी कर सके, गाना भी गा सके और एक्टिंग भी कर सके, क्योंकि अच्छा। चरणदास चोर करने की पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आपको तीनों चीज़ों में पारंगत होना पड़ेगा। हाँ। तो जैसे तैसे मुझ तक न्यूज़ पहुंची, मैं गया, मिला उनसे और
किस्मत अच्छी थी कि मिल गया वो रोल। अच्छा। और मैंने लगभग हफ्ते 10 दिन में वो रोल तैयार भी कर लिया था। बहुत बढ़िया। क्योंकि 10 दिन में बहुत कम लोगों ने किया है, लेकिन ये था कि ठीक है, पहला बार है, पहली एक्सपीरियंस है, अच्छा होगा नहीं होगा देखा जाएगा। शो होने ही वाला था, अचानक पता चला कि ओमकार दास मणिकपुरी जी आ गए वापस। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो आए तो अब आए हैं तो रोल तो उन्हीं को करना है। हाँ। अब मैंने इतने सपने सजो के जो रखे थे कि मैं पहली बार इतना बड़ा रोल करने वाला हूँ, सब हाँ। वो हो गया। अच्छा। अब थिएटर की खासियत यही है कि आप मैं लीड कर रहा हूँ चरणदास चोर में, और नत्था जी आ गए हैं, अब वो कर रहे हैं, लेकिन अब मैं नाटक से बाहर नहीं हुआ हूँ। अच्छा। मैं उसी नाटक में सैनिक का रोल कर रहा हूँ, मैं उसी नाटक में बैक स्टेज कर रहा हूँ। तो थिएटर इस मायने में भी खास हो जाता है कि आपको ना जड़ों से जोड़ के रखता है। अभी के टाइम में आप अगर किसी रोल से निकाल देते हैं तो क्या होता है कि मैं नहीं करूँगा दोबारा इनके साथ काम, और नहीं आते हैं फिर Obviously तो ये चीज़ बहुत होता है आज के टाइम के, आज के ईगो यूथ आ जाता है इसमें। आज हाँ। के तो थिएटर में हम लोग के टाइम पे ऐसा नहीं था जी। तो ये एक एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर नत्था जी ने देखा, उनको मालूम चला कि ये भी कर रहा था प्रिपेयर, तो अगला शो उन्होंने मुझे करने के लिए दिया, बोला कि ठीक है तुम करो, और उन्होंने पुलिस वाले का रोल किया था उसमें। अच्छा। तो इस तरह से बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी थी इसके पीछे। बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर लगातार मैंने 30 से 40 शो लगभग किए हैं, अच्छा। ऑल ओवर द इंडिया, अच्छा। और बहुत गजब का एक्सपीरियंस था। बहुत बढ़िया। थिएटर और कैमरा अभिनय में सबसे बड़ा अंतर क्या महसूस करते हैं आप? जी, थिएटर और कैमरा एक्टिंग दो अलग अलग फॉर्म है जिस तरह से कि, और वैसे तो देखा जाए तो एक्टिंग ही होती है। आप इमोशंस तो आप अलग अलग नहीं सीखते, एक ही है, बट टेक्निकली चीज़ें बदल जाती हैं। थिएटर में ये होता है कि आप डायरेक्ट ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, 200-250 और 500 ऑडियंस भी हो सकती है, बहुत दूर तक ऑडियंस भी हो सकती है। आपको यहीं बैठ के आवाज़ तेज़ करना है, लाउड एक्सप्रेशन रहेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में रीटेक नहीं है। आपने एक बार नाटक करना शुरू किया तो आपको ख़त्म करना पड़ेगा, वो 1-1.5 घंटे 2 घंटे कुछ खराब हुआ तो वो खराब हो गया, उसको कुछ नहीं कर सकते। आप उससे आगे बढ़ो। हाँ। ऑडियंस हंसे आपके ऊपर तो भी आप आगे बढ़ो, आप उस पर रिएक्ट नहीं कर सकते। हाँ। और यही कैमरा में ये चीज़ें बदल जाती हैं, इसमें थोड़ा आपको सपोर्ट मिल जाता है, रीटेक का चांस मिलता है। लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत एक बहुत बड़ी ये होती है कि आपने कोई शॉट लिया, सीन आपने बहुत कमाल का दे दिया, बहुत अच्छी एक्टिंग कर दी, उसके बाद पता चला है कि साउंड सेट नहीं होता ढंग से, लाइट सेट नहीं होता, पीछे से कोई पास हो गया, परछाई आ गई, तो ये सारी चीज़ें होती है कैमरा में। अब क्या होता है कि आपने एक बार शॉट दे दिया, बहुत अच्छा एक्टिंग कर दिया आपका, अब दोबारा जब वो शॉट देने जा रहे हैं तो वो इमोशन नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें होती है। तो ये डिफ़िकल्टीज एक्टिंग, कैमरा एक्टिंग में है और नाटक में अलग है। तो दोनों के कुछ फ़ायदे हैं और दोनों के कुछ नुकसान भी हैं। तो आपको करना ही है कि आपको प्रैक्टिस दोनों के लिए तगड़ी करनी पड़ेगी अगर आपको बने रहना है इस चीज़ में। बच्चों को थिएटर सिखाना जी आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण था? हाँ, 2 साल मैं ड्रामा टीचर भी रहा हूँ भोपाल में। तो बच्चों के साथ एक खासियत ये है कि आपको उनसे बहुत नेचुरल होते हैं। अगर आप उनको डील करना आपको आ गया, उनसे बात करना आ गया, उनको सिखाना आ गया, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। लेकिन आप अगर परेशान हो गए और आपको कम्युनिकेशन नहीं आता बच्चों के साथ तो डिफ़िकल्टीज हो सकती है। अच्छा एक्सपीरियंस था बच्चों के साथ भी। बाल भवन एक स्कूल है भोपाल में। अच्छा। सैफ अली खान के मामा जी चलाते हैं उस स्कूल को। तो बहुत पुराना स्कूल और बहुत नामी स्कूल है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था और बच्चों को सिखाने से हम खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे डायलॉग डिलीवरी या कुछ ऐसे एक्सप्रेशन इतने नेचुरल तरीके से करते हैं बच्चे कि हम खुद सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये अभी तक ये हमने कोशिश क्यों नहीं की, इतना कॉन्फिडेंस हम क्यों नहीं ला पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे सीखने के लिए बच्चों से। अच्छा अनुभव जी। एक कलाकार के रूप में आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? कलाकार के रूप में सबसे बड़ी ताकत, मैंने कभी कोई पॉडकास्ट देखा था तो किसी एक्टर का था, पता नहीं एक्टर का नाम नहीं याद आ रहा है, बट उसने बहुत एक अच्छी बात बताई और वो मैंने साल से पकड़ लिया 2026 से। कंसिस्टेंसी एक चीज़ है। आप
कहते हैं कि आप हर दिन मोटिवेट नहीं हो सकते। हाँ। अगर आपके पास कुछ काम नहीं है, फिलहाल तो अभी मेरे पास कुछ ज़्यादा काम नहीं है, तो मैं यही सोचता हूँ कि क्या करूँ, तो हर दिन तो कोई मेरे को आके मोटिवेट करेगा तो मैं होऊंगा नहीं। तो कंसिस्टेंसी ऐसी चीज़ है कि आप स्थिरता रखें अपने काम में, अपने प्रैक्टिस में स्थिरता रखें। आप रोज़ 1 घंटा अपने आप को देना ज़रूरी है। और इन दिनों मैं म्यूज़िक में बहुत एक्टिव हूँ। हाँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनली सिंगर नहीं हूँ, बट सीखा हुआ सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एज एन एक्टर भी आपको म्यूज़िक बहुत हेल्प करता है। हाँ। क्योंकि सुर से ही आपके डायलॉग डिलीवरी में जो उतार चढ़ाव है, जो वेरिएशन है, वो चीज़ें म्यूज़िक से ही आई। म्यूजिक से। तो म्यूज़िक सीखते रहता हूँ और पोइट्री लिखते रहता हूँ, डांस करते रहता हूँ एज एन एक्टर। तो ये सारी चीज़ें हैं एक्टर को एक कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा पावर है। देखिए, लाइफ में जी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जी। ठीक है, तो कभी हम सफल होते हैं, कभी असफल भी होते हैं। ये हर किसी की कहानी है, किसी भी प्रोफेशन में हो। तो जब आप असफल होते हैं तो आप खुद को कैसे संभालते हैं? जी, अभी ना ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आप देखोगे सोशल मीडिया की लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा हावी हो रही है रियल आर्टिस्ट के ऊपर। हाँ। जिनके पास हो सकता है कि अच्छे कैमरास ना हो और अच्छे रिसोर्सेज ना हो, अच्छा वीडियो इस वजह से भी हो सकता है वो ना बना पा रहे हो। और कुछ लोगों की क्या ना, आर्टिस्ट की अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि उनको ये सिखाया ही नहीं गया कि आप रोज़ रील बनाओ, टिकटॉक बनाओ, ये वो। तो हमको क्या समझना पड़ेगा कि हमको अपने आर्ट को लेके ईमानदार रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। क्योंकि जाकिर खान ने भी एक बात बोली थी कि ट्रेंड याद रहेगा, ट्रेंड स्टार्ट किया जिसने वो याद नहीं रहेगा, जोक याद रहेगा, जोक करने वाला याद नहीं रहेगा। हाँ। क्योंकि ये दौर आएगा। आज नहीं तो आज से 10 साल 20 साल बाद हो सकता है रील ना हो। ये मैंने ये नहीं कहता कि रील मत बनाओ, मैं खुद चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा इस मामले में आलसी हो जाता हूँ, बट रील जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने आर्ट को लेके ईमानदार होना और प्रैक्टिस करते रहना। वो नहीं किया तो फिर आप लंबे रेस का घोड़ा जो बोलते हैं वो नहीं बन पाओगे। मतलब जितनी जल्दी आप ऊपर चढ़ रहे हैं उतनी जल्दी नीचे भी गिरेंगे। मतलब वो एक जमीन से जुड़ाव जरूरी है। जी, एक झूठ लेके आज हर आर्टिस्ट अपने साथ एक झूठ लेके चल रहा है। उसको लगता है कि उसके बहुत फॉलोअर्स बढ़ गए हैं तो अब उसने सब पा लिया, लेकिन उसको सही चीज़ बताने वाला कोई है नहीं। उसको डाउनफॉल क्या है, तरक्की क्या है, सफलता क्या है, ये बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ऑडियंस ने उसको बहुत ऊपर उठा दिया। और जब तक वो पूछेगा नहीं, गुरु नहीं बनाएगा। गुरु बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में, किसी भी तरीके से हो। आप देखेंगे कि जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो पहले भी बताया और अभी भी बहुत पॉडकास्ट में बोलता भी रहता हूँ कि हमारा जो फॉर्मेट भी यही है कि कुछ लोग सिर्फ व्यूज़, कुछ नंबर्स के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि वो रियल आर्टिस्ट है कि नहीं, ये समझना भूल जाते हैं। जी भाई, आज उसके पास व्यू है, कल नहीं रहेंगे, कल कोई और ट्रेंड पे आएगा, फिर उसके पास व्यू होंगे। अभी आप एक एग्जांपल के तौर पे एक धूम नाम का एक वो आया है कि इसका गाना सुनने का वाला, तो भाई वो आर्टिस्ट तो है नहीं, है ना, बट आज लोग उसके पीछे बिल्कुल दौड़े पड़े हैं। हर कोई उसको शेयर कर रहा है, रील को कमेंट कर रहा है, बट एक रियल आर्टिस्ट अगर कुछ करता है तो उसके ना व्यूज़ बढ़ रहे हैं ना कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक ये नंबर्स को लेके जो बैठा हुआ है वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि यार उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। कि कोई पिक्चर भी अगर कोई हिट हो रही तो कितना कमाई वो पिक्चर। ऐसे बहुत एंटिक पीस फिल्म है जो भले थिएटर में बहुत ज़्यादा कमाई नहीं की, लेकिन बहुत सही, जैसे लंच बॉक्स थी एक, भले वो थिएटर पे उतनी ज़्यादा नहीं कमाई तो बट है तो आज भी हिट, हर किसी के दिल को हिट कर। बिल्कुल। यहाँ पे ना मेन बात है कि जज करने वाला कोई है नहीं। हाँ। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उस पे आप देखेंगे कि ये क्रिस का गाना वाला हो गया, या एक बंदा है जो सिर्फ खाता रहता है और एक ही नहीं वाले में खाने की कोशिश करता है, उसके फॉलोअर्स बहुत मिलियंस में। तो ये लोग के इतने फॉलोअर्स हैं, आप उनसे जब कंपेयर करेंगे अपने आप को, बहुत सारे आर्टिस्ट बोलते हैं यार इनके इतने फॉलोअर्स कैसे बढ़ गए, और हम भी ऐसा कुछ करते हैं। तो जो रियल आर्टिस्ट हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो जानबूझ के ख़राब काम करना चाह रहे हैं, ताकि हमारे भी फॉलोअर्स बढ़ जाएं। तो
ये चीज़ें बहुत दिक्कत देने वाली हैं आगे चल के। बहुत ज़्यादा। और मुझे नहीं लगता रील्स का ट्रेंड में विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूँ रील्स का, बट मुझे नहीं लगता रील्स बहुत समय तक ट्रेंड पे रहेगा। वो भी एक समय आ जाएगा जब चला जाएगा, तब फिर आप क्या करोगे? तब फिर आप, जैसे एक समय टिकटॉक था, उसमें बहुत सारे लोग फेमस हुए, वो चला गया, फिर इंस्टाग्राम पे रील आया, शॉर्ट आए, तो ये भी चला जाएगा। मतलब आपको कुछ ऐसा तो रखना पड़ेगा जिसमें आप हमेशा काम कर सके। आज रील से कमा रहे हो, कल फिर आपके घर पे फिर रोटी नहीं आए बन पाएगी, क्योंकि आज रील तो चला गया ना। तो वो आपको कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना पड़ेगा किसी न किसी चीज़ पे। थिएटर के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, और आपने बोला कि बिलासपुर में उतना क्रेज नहीं है, और ऐसे बहुत सारे छोटे शहर हैं। मैं बिलासपुर को छोटा शहर नहीं मानता, पर फिर भी बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर थिएटर पहुँचा ही नहीं जी, और लोग अभी तक थिएटर को समझ भी नहीं पाए कि होता क्या है जी। तो लोगों तक कैसे पहुँचे थिएटर को लेके? जी, तो बहुत ज़रूरी हो गया है। आपने सही बताया कि वर्कशॉप तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और बिलासपुर जैसे शहर में ही कि ग्रुप हैं, जबकि बहुत है यहाँ पे। 3, 4, 7, 8 ग्रुप हैं जो निरंतर काम करें, बट ऐसे एरियाज़ हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ के आसपास जहाँ बिल्कुल भी अभी तक थिएटर के बारे में बिल्कुल भी लोग नहीं जानते हैं। तो उसका तरीका एक ही है कि ये बड़े ग्रुप्स हैं जो थिएटर से जुड़े लोग हैं, उनको वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और समय समय पे हम लोग भी करते हैं। और मैं खुद नवरस थिएटर ग्रुप और संगम थिएटर से जुड़ा हूँ। जी जी। तो ये हम प्लान करते हैं, और शहर में ही अग्रस थिएटर ग्रुप जो सुनील चुपड़े जी का, जी बिल्कुल, तो वो काफ़ी सालों से वो लोग लगे हुए हैं थोड़ा बदलाव लाने। कल मैं कुछ सवाल आपके लिए सवाल बनाने के लिए मैं उनके ग्रुप पे गया। अच्छा। क्योंकि मैं जब शायद मेरे ख्याल से आज से 10 साल पहले जब मैं था, तो मुझे एक बार इनविटेशन भी आया था कि उनका कुछ हो रहा था, तो उनको किसी दोस्त के थ्रू पता चला था कि यहाँ पर हो रहा है, तो मैं गया भी था। मुझे बहुत खुशी हुई कि अग्रज जैसा कुछ यहाँ पर चल रहा है। और फिर मैं ग्रुप में उस समय के जो फोटोज़ हैं उनको देखा मैं, जिसमें कुछ सवाल वहाँ से मैं बना पाया आपके लिए। तो रिसर्च का एक वो था वो। तो अग्रज, क्योंकि मैं जान रहा हूँ सिर्फ अग्रज को, बिलासपुर में हूँ तो अग्रज को ही जानता हूँ, इसीलिए। हाँ, तो आप बोल रहे थे। तो वही है कि थिएटर करते रहना, उसका प्रमोशन करते रहना, वर्कशॉप करते रहना। और सबसे बड़ी जो समस्या हम लोग काफ़ी सालों से फेस कर रहे हैं, चाहे अग्रज हो या और भी कोई दूसरे ग्रुप हो, हम लोगों को नाटक करने के लिए जगह अवेलेबल बड़ी मुश्किल से हो पाती है। तो उसके लिए हम लोगों ने अमर अग्रवाल जी से मिले भी थे, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को भी ज्ञापन दिया था कि एक ऑडिटोरियम ऐसा होना चाहिए पर्टिकुलर, कि सिर्फ जहाँ पे नाटक हो सके और नाटक के कलाकारों के लिए ही वो ऑडिटोरियम बनाया जाए। तो देखो, अभी हमने कोशिश तो करी है कि पास हो जाए, लेकिन ये समस्या काफ़ी सालों से है, और इसके बारे में अभी तक कोई निदान नहीं। तो क्या बड़े शहर जैसे अपन भोपाल की बात करें, तो क्या वहाँ पर ऐसा हॉल रहता है? जी जी बिल्कुल। जहाँ पे इस चीज़ का कल्चर है, जहाँ इसके देखने वाले लोग हैं, करने वाले लोग हैं, वहाँ पे प्रॉपर ऑडिटोरियम भी है, और बहुत कम से कम रेट में अवेलेबल भी है। अच्छा। वहाँ की अपनी कुछ समस्याएं हैं जिनसे वो लड़ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल बिलासपुर छत्तीसगढ़ को बहुत पीछे है इस मामले में। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ऑलरेडी जब छत्तीसगढ़ी कल्चर को उतना प्रमोट नहीं कर रही है मेरे हिसाब से जी, तो इस कदम पे मतलब उस पे उसको कदम आगे बढ़ाना चाहिए, ऑडिटोरियम बनाने जाना चाहिए, और छत्तीसगढ़ी कलाकारों को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात। थिएटर को लेके और अभिनय को लेके जी, युवा कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा कलाकारों को तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप थिएटर करें, क्योंकि बेस यही है, आधार यही है। आपको कहीं भी जाना हो, आपको कैमरा एक्टिंग करनी हो, आपको मुंबई जाना हो, आपकी शुरुआत थिएटर से ही होगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप कहेंगे कि आप कोई एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइन कर लेते हैं, तो जो एक्टिंग वर्कशॉप का इंस्ट्रक्टर होगा वो भी थिएटर बैकग्राउंड से ही होगा कहीं ना कहीं, तो बेस तो वही है। तो आजकल हो ये रहा है कि थिएटर में भी लोग किसी न किसी फ़ायदे के लिए आ रहे हैं कि हमने 1 महीना थिएटर किया और कुछ रोल किया और बस हमें फिल्म मिल जाए बस, हम तुरंत वहाँ शिफ्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, आपको पूरा प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि वो सीख गए हैं और हम तैयार हैं, जबकि सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। बिना सीखे जाओगे तो फिर वही होता है कि आपको
काम, कुछ टाइम के ही आप खिलाड़ी होंगे। कुल फिर मिला आप- के सीखना बहुत जरूरी सीखना है। बहुत ज़रूरी है जी। सीखने से याद आया कि बहुत सारे कलाकार किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो वीडियोग्राफी पे हो जी। या फोटोग्राफी पे हो या कलाकार अभिनय कर रहे हो, तो बिना मैं खासकर मैं अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो की बात करूंगा कि बहुत जी। सारे मेरे पास कलाकार भी आते हैं जो बिना सीखे, बिना सुर में, बिना ताल में, या फिर आप अभिनय की बात करें तो बिना कुछ सीखे वो लोग सीधा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेस उनका बिगड़ रहा है। कहीं ना कहीं कोई सपोज एक सिंगर जो अपने आप को सिंगर समझ रहा है, वो कभी 4 लोग के साथ बैठ के गा लिया, जी। तो वहाँ जो 4 लोग हैं वो 4 लोगों को खुद ही नहीं पता संगीत क्या है, हाँ। और वो उसको बोल रहा है हाँ अच्छा गा रहा है, अच्छा गा रहा है। फिर उसके अंदर एक ईगो आ जाता हाँ है हाँ या फिर वो या अपने- फेक मोटिवेशन जैसा कुछ हो जाता है, जी। कॉन्फिडेंट हो जाता है, मतलब जी। हाँ चलो मैं स्टूडियो में जाके गाना गाऊंगा। जी जी ठीक है, तो हम तो उसको 100 बार समझाते हैं भाई जी। नहीं है तेरी आवाज़। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये समझना जरूरी है कि आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हो। जी बिल्कुल। लेकिन हर कोई हर किसी के लिए बना है, लेकिन सीखना पड़ेगा। हाँ तो बिल्कुल। कुछ ऐसे बहुत कम होते हैं जो अनपेड से ही सीख के आते हैं, बट वही है कि गाइडेंस अगर सही मिले और हाँ। लोग अपने आप को खुद जज करें। हाँ। हर आदमी जानता है अपने बारे में कि मैं कैसा हाँ। सिंगर हूँ या कैसा एक्टर हूँ या कैसा डांसर हूँ। अपने आप को ही एक्नॉलेज कर लो तो बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अपने गुरु नहीं बनाए, अगर आप आर्ट फील्ड में हैं तो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। बाकी रिकॉर्डिंग तो होती रहेगी। और हाँ 90% जैसे कि विकास का मैंने हाँ। पॉडकास्ट देखा तो हाँ, उसमें हाँ। बोला था, आपने पूछा था शायद हाँ। कि बिना ऑटो ट्यून के कितने सिंगर्स बचेंगे। हाँ 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 उसने बोला 70% निपट नहीं, जाएंगे। निपट हाँ। जाएंगे। तो ये बहुत हाँ। सच्चाई वाली बात है। तो जी। ये चीज़ तो होती ही रहेगी आगे। हाँ, और हाँ। हो सकता है बढ़ जाए, हाँ लेकिन आपको अपने आप को एक्नॉलेज करना ज़रूरी है बहुत जरूरी है। एज अ ट्रू आर्टिस्ट। अगर आप वाकई में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं एज एन आर्टिस्ट तो आपका कोई ऐसा पसंदीदा किरदार जो जी। आपको बहुत प्रभावित किया हो और आप हमेशा उस कैरेक्टर को निभाना चाहें? जी। वैसे तो बहुत ज़्यादा फिल्में तो नहीं, अभी स्टार्ट ही हुआ है, बट नाटक में मैंने बहुत सारे अलग अलग तरह के किरदार किए हैं। मेरा ड्रीम कैरेक्टर बहुत है वैसे तो। कृष्ण मुझे बहुत पसंद है। और अश्वत्थामा एक कैरेक्टर है महाभारत का, वो मैं अभी प्ले करने वाला हूँ। कुछ टाइम में उसका वीडियो आएगा। बहुत बढ़िया। और चाणक्य एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम में मैं नेशनल टीवी स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब में, तो मुझे चाणक्य सीरियल के बारे में पता चला। चंद्र प्रकाश द्विवेदी उसके डायरेक्टर थे और एक्टर भी थे। तो वो किरदार ऐसा है, 322वीं ईसा पूर्व की बात है शायद, मौर्य काल उस समय इस्टेब्लिश हुआ था। तो नंद वंश का शासन था और बहुत कुछ, अब उसको आज के सिनेरियो से भी हम जोड़ के अगर देखें ना तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। नंद वंश के टाइम पे क्या कि राज्य में मगध एक राज्य हुआ करता था, और मगध पूरा एक आज का उड़ीसा, यूपी, बिहार सब को इंक्लूड कर दें तो एक पूरा एक राज्य बनता था। तो उसके राजा थे राजा धनानंद। अब उनके राज्य में क्या हो रहा है कि बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, अय्याशी किए जा रहे हैं राजा। तो एक भिक्षु होते थे चाणक्य, और ब्राह्मण भिक्षु, वो आए, उन्होंने बोला कि देखिए बाहरी जो आक्रांताएं हैं वो आपके देश पे आक्रमण करने वाली है, आप थोड़ा तो सीरियस हो जाइए। तो उन्होंने उनका बाल पकड़ा और निकाल दिया कि आप हटो यहाँ से। एक तुक्ष ब्राह्मण, एक शिक्षक हमको बताएगा कि हमें कैसे मतलब शासन चलाना है। जी। तो उसी क्रोध में उन्होंने क्या किया कि एक बालक उन्हें दिखता है, चंद्रगुप्त मौर्य, और मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बड़ी लंबी स्टोरी। तो चंद्रगुप्त मौर्य में उनको एक दिखती है कि राजा बनने योग्य एक कला दिखती है। जैसे तैसे नंदवंश का सर्वनाश करके उनको गद्दी पे बिठाते हैं। अब जब वो गद्दी पे बिठाने के लिए उनको जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो स्ट्रेटजी मगध के जो महामंत्री होते हैं, जो मगध राज्य के राजा होते हैं, उनको अच्छी नहीं लगती। वो बोलते हैं कि तुम देशद्रोह कर रहे हो, तुम सही रास्ता नहीं पड़ा, तुम मगध का अहित कर रहे हो। तो उस पर वो एक डायलॉग बोलते हैं जो कि आज के सिनेरियो से बिल्कुल मैच होता है। अगर आप कुछ भी किसी भी रूलिंग पार्टी या कोई भी पार्टी, किसी भी स्टेट की पार्टी के खिलाफ बोलो तो आपको आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ होती है, तो उस समय भी थी ये चीज़ें। चाणक्य का फिर वो कहते हैं कि आप तुम मगध का हित कर रहे, तो वो एक डायलॉग बोलते हैं कि
इसका निर्णय कौन करेगा महामंत्री कि मेरा व्यवहार मगध का हित कर रहा है? अगर आपके मगध के प्रति निष्ठा आपको बाध्य करती है कि आप मगध के संकुचित राजनीति का हित करने वालों के प्रति कठोर व्यवहार करें, तो मेरी इस धरा के प्रति निष्ठा मुझे बाध्य करती है कि जो जो इस धरा के हित में बाधक हो, कंटक हो, उनके साथ मैं कठोरतापूर्वक व्यवहार करूं, क्या आवश्यकता पड़ने पर उनका विनाश भी। पाटलिपुत्र मेरी मातृभूमि नहीं है, ना ही है वो तक्षशिला, ना ही है वो मगध, ना ही वो गांधार। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत भूमि का कण कण मेरा है और उसे अपनी गौरवशाली मातृभूमि कहने का मुझे अधिकार है, और मुझसे मेरा वो अधिकार कोई नहीं छीन सकता। लंबा चौड़ा डायलॉग है, तो मैं अभी शॉर्ट में खत्म करता हूँ। बहुत बढ़िया, मतलब रोंगटे खड़े हो गए। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच। इस तरह से चाणक्य का किरदार था। उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठते हैं तो भी उनका बर्ताव चेंज नहीं होता। वो कहते हैं कि मैंने धनानंद को तो उसके किए की सजा दे दी, अगर तुम भी इसी तरह शासन करोगे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को भी अहंकार आ गया था गद्दी मिलने के बाद, तो बोला मैं तुम्हारा भी राज्य खत्म कर सकता हूँ, इतनी मैं हिम्मत रखता हूँ। तो आप मुझे ऐसा ना समझे कि मैंने नंद वंश को हटा के मौर्य वंश के लिए किया है, मैंने ये सब किया है भारतवर्ष के लिए, क्योंकि मैं देशभक्त इन सब। मैं कह सकता हूँ कि चाणक्य इस दुनिया के पहले देशभक्त या हो सकते हैं, वो थे मतलब। तो आपने इतना बढ़िया डायलॉग जो अभी बोला, तो क्या आपने इसे कभी परफॉर्म किया है कहीं? हाँ, मैंने इसका तो हालांकि मैंने ऑडिशन वीडियो बनाया था। अच्छा। और मैं रियली मतलब आई वांटेड टू प्ले दैट कैरेक्टर चाणक्य। अभी मेरा लुक ऐसा है, बाल बड़े बड़े हैं, तो कोई मुझे ऐसे चाणक्य के रोल में इमेजिन नहीं कर सकता। स्वाभाविक सी बात तो लेकिन मेरा बहुत पसंदीदा किरदार है चाणक्य। और कोई ऐसा किरदार जिसका आप ऐसा वॉइस एक्ट कर सकते हैं? अभी तो है, तो बहुत है। सुनना चाहेंगे अगर? मैं अश्वत्थामा आपको एक बार सुनाने की कोशिश करता हूँ। धर्मवेद भारती का अंधा युग एक नाटक है। हाँ जी। तो उससे एक है, तो अश्वत्थामा एक कैरेक्टर है अंधा युग से। धर्मवीर भारती का लिखा हुआ है। महाभारत काल, जब महाभारत युद्ध खत्म हो जाता है उसके बाद तो अश्वत्थामा क्या है ना, उनके पिता की धोखे से मृत्यु हो गई है और वो एकदम विलाप कर रहे हैं, बहुत क्रोधित हैं और क्रोध के साथ एकदम सर्वनाश कर दूंगा मैं, सबको जो मिलेगा, मतलब पागल है। क्रोध की क्या बोलते हैं, क्रोध के बारे में है वो पूरा जो उनका कैरेक्टर है कि 5 मिनट के गुस्से में क्या से क्या हो जाता है इंसान और क्या कर बैठता है। अश्वत्थामा ने जो किया था वो शायद आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा महाभारत और देखा होगा तो पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी थी उसने। तो और अश्वत्थामा का पूरा जीवन आप देखेंगे तो उसके जीवन में कोई भी लांछन नहीं है, कुछ भी गलत काम नहीं किया, बट क्रोध ऐसे चीज़ है और उसके पिता की मृत्यु ऐसी, ये 2 घटना हुई कि वो पूरी तरह से पागल हो गया। तो उसका डायलॉग सीक्वेंस है, मैं आपको सुनाता हूँ जी। नाट्य पाठ है, परफॉर्मेंस नहीं है, तो ज़्यादा जज मत कीजिएगा। बिल्कुल। लेकिन कोशिश करता हूँ। आवाज़ लाउड हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं, बस थोड़ा पीछे हो गए माइक से। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है, जैसे है मेरा मन। किसके बल पर लूंगा प्रतिशोध अब पिता की निर्मम हत्या का। वन में, भयानक इस वन में भी नहीं भूल पाता हूं कि कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में, पाकर निहत्था उन्हें पापी दृष्टिदुम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्थ सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर,
मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं भी हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरे इन पसलियों के पीछे दो पंजे उगाए, मेरी ये पितलियां दुन बिन दांतों के चीत खाए पाए, जिसे वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। ऐसा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल घुस गए कैरेक्टर में। बहुत 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 शानदार। ये मतलब दिखाता है कि आप किसी रोल को आप जब निभा रहे हैं तो आपको घुसना होगा उस कैरेक्टर में। बिल्कुल। और बहुत सही है। कौन है रोहित वैष्णव? बिलासपुर का एक ऐसा आर्टिस्ट जिसके बारे में लोग कभी सोचते हैं कि ये सिंगर है, कभी सोचते हैं कि एक्टर है, कभी सोचते हैं डांसर है। कुछ जगह पे मैं एज अ राइटर भी लोग सोचते हैं ये पोइट्री करता है, क्योंकि अब मैं ओवरऑल सभी करता हूँ। और हर आर्टिस्ट को मैं ये एडवाइस भी देता हूँ कि आज का ज़माना ऐसा है कि आपको अगर थोड़ा सा भी कोई और स्किल है तो आप प्लीज़ उसको डेवलप करो और कभी भी, क्योंकि ये चीज़ें काम आएंगी ही। तो सब करते रहना। मेरे आइडल भी पीयूष मिश्रा जी हैं, और आयुष्मान खरा जैसा एक्टर मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि वो इंसान भी बहुत स्ट्रगल करके आया है और आउटसाइडर भी है, और लिखने में भी बहुत अच्छी राइटिंग है आयुष्मान खुराना की भी। ये है कि धीरे धीरे मुझे भी लोग जाने, ये पूरी कोशिश है। अपने आर्ट फॉर्म से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अभी तो ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, बट एक दिन आएगा जब जानेंगे। जी। शुरुआत कैसे हुई? आप कैसे थिएटर तक पहुँचे, कैसे रंगमंच तक पहुँचे, फिर कैसे सिनेमा में आ गए, कैसे लिखे जी? कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिला? जी 2014 में लगभग सीरन में ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चल रहा था, और वहाँ पे एक प्ले की तैयारी चल रही थी जो हैदराबाद में होने वाला था। अनफॉर्चुनेटली उस प्ले का मैं पार्ट नहीं बन पाया, बट मैंने उसकी रिहर्सल देखी थी। तो पहली बार मैंने, हालांकि प्रोफेशनल नाटक नहीं था वो, कॉलेज के स्तर पे था, तो बहुत ज़्यादा अच्छे डायरेक्शन या एक्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो चीज़ नहीं थी। और एक एक्टर था जो मुझे बहुत प्रभावित किया, उसका नाम तो मुझे नहीं याद है, बट वो बहुत अच्छे एक्टिंग किया था उस प्ले में। तो मुझे लगा कि यार ये बहुत नई चीज़ है ये। तो मैंने अभी डांस किया है, गाना भी गाया है, बट ये ड्रामा स्टेज एक्टिंग ये पहली बार देखा। तो मुझे लगा कि नहीं, इसको मेरे को सीरियसली सीखना चाहिए। और ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही मेरा एक दोस्तों का पूरा ग्रुप हैदराबाद चला गया, और मैं अकेले भोपाल आया, क्योंकि मुझे पता चला कि भोपाल ही एक थिएटर का गढ़ है पास में, बिलासपुर के जो नज़दीक पड़ता है। तो वहाँ एक भैया थे, उन्होंने भी एडवाइस किया कि अगर आपको एक्टिंग सीखनी है तो आपको पहले थिएटर ज्वाइन करना चाहिए। उसके पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं मुंबई चला जाऊँगा और एक्टिंग क्लास ज्वाइन करूँगा लाखों रुपये खर्च करके। वो सही रास्ता नहीं था, ऐसा मुझे सही लोग मिल गए सही टाइम पर, उन्होंने एडवाइस किया कि पैसे बर्बाद मत कर, सीखना है तो थिएटर से शुरू कर। तो यहाँ से शुरुआत हुई 2014 से लगभग ये चीज़ें। तो रोहित का कभी दिल टूटा है, कहीं मोहब्बत हुई है? दिल टूटना तो वैसे बहुत अच्छा एक्सीडेंट है, होना चाहिए हर इंसान की लाइफ में। और एक आप कलाकार हैं तो और ज़्यादा आपको मजबूत बना देता है वो। हाँ। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि कोई भी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं करना चाहता है। लड़कों में खासकर ये होता है, लड़कियां तो फिर भी कर देती हैं एक दूसरे के सामने, उनका वो बेसिक नेचर होता है रोने का। बट अगर आप मेरे सामने रोना चाहेंगे तो बहुत सोचेंगे कि यार मैं इसके सामने रो दी, ये हंसे ना, ये हंसा तो मैं अगली बार इसके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा। तो ये चीज़ कमी है लड़कों में, और दिल का टूटना भी बहुत ज़रूरी है और बहुत आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपको एज आ आर्टिस्ट आपको बहुत पुश करता है, आपके दायरे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जो चीज़ें आप रिलेशनशिप में रहते हुए नहीं कह पाते हैं, जो चीज़ झेलते हुए आप नहीं कह पाते हैं, वो टूटने के बाद आदमी ट्राई करता है कि मेरी कुछ फीलिंग्स रिलेट करें लोग, है ना। तो उनके राइटिंग से एक्चुअली में रिलेट करते हैं। क्योंकि मैं कविताएं भी लिखता हूँ, तो जो चीज़ें मैं कह नहीं पाता मैं वो लिख के एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। आप कविताएं भी लिखते हैं जी, शायरी भी करते हैं। तो हमने एक बार कुछ फिल्मों में सुना भी है और बहुत सारे लोगों से भी सुना है कि यदि आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आपका दिल टूटना एक बार ज़रूरी है, दर्द होना ज़रूरी है। इस बात में कितनी सच्चाई है? दिल टूटना तो हर इंसान का बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आर्टिस्ट हो या ना हो।
मुझे लगता है कि आदमी इससे बहुत मजबूत होता है, उसकी क्रिएटिविटी में बहुत ताकत आती है और उसके दायरे बढ़ते हैं लिखने के, एक्टिंग के या म्यूज़िक के या डांस के। किसी भी विरह में किसी को नाचते हुए अगर देखा होगा तो वो एक बहुत अद्भुत नज़ारा होता है, और पेनफुल वॉइस में आपने किसी को गाते हुए सुना होगा तो वो दर्द आपको तुरंत आपके दिल तक पहुंचती है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा में अभिनेता के करियर के लिए क्या संभावनाएं हैं? एज एन एक्टर मैं ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में जब तक राइटिंग अच्छी नहीं होगी, अच्छे डायलॉग्स नहीं मिलेंगे, अच्छे कैरेक्टर प्ले करने नहीं मिलेंगे एक्टर को, तो वो फिर नहीं कर पाएगा। और अभी जिस तरह की सिचुएशन चल रही है तो उसमें अच्छे किरदार तो मुझे अभी तक कोई नज़र नहीं आया कि अच्छे किरदार लिखे गए हों और वो यादगार रहा हो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। एज एन एक्टर मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा, और सिचुएशन अभी ऐसी चल रही है कि एक्टर्स तैयार हैं, जहाँ एक्टर्स तैयार हैं, काम करने को रेडी हैं, लेकिन राइटर्स तैयार नहीं है, प्रोड्यूसर तैयार नहीं है, डायरेक्टर तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पहले काम तो राइटर्स को ही करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को ही पहल करनी पड़ेगी, तब कोई एक्टर अच्छा इस्टेब्लिश हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि अपने आप को इस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है आज के टाइम में, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कंपटीशन अब इन्फ्लुएंसर्स से भी है और डिजिटल क्रिएटर्स से भी है, कॉमेडी वीडियोस बनाने वालों से भी है, और जर्नलिस्ट से भी है। क्योंकि आजकल देखो कि हर कोई एक्टिंग कर रहा है ना, जो एक्चुअली में एक्टर है वो कम एक्टिंग कर रहे हैं, बाकी लोग ज़्यादा एक्टिंग कर रहे हैं। तो आपका कंपटीशन तो बहुत बढ़ गया है अभी के टाइम में, तो आपको उनके साथ भी कॉम्पिटिट करना है, अपने फॉलोअर्स भी बढ़ाने हैं, क्योंकि बिना आपके फॉलोअर्स देखे प्रोड्यूसर आपके ऊपर फिल्म नहीं बनाएगा, आपके ऊपर खर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक इन चीज़ों को फिर भी आप दरकिनार कर सकते हैं, क्योंकि टैलेंट भी कोई एक चीज़ है, मेहनत भी कोई एक चीज़ है जो बहुत सालों से लोग करते आ रहे हैं। विनीत कुमार का भी एक इंटरव्यू पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था कि मैं मेहनत से नहीं घबराता यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन काम मिले तो सही बात है। एक्टर्स रेडी हैं काम करने को, बस अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छे डायरेक्टर अप्रोच करें, बस ये चीज़। छत्तीसगढ़ी फिल्म में जी बहुत से अच्छे कलाकार भी हैं जो कई बार वापस दिखाई नहीं देते किसी फिल्म में। इसका क्या कारण है, मुख्य कारण? कहीं आपका इशारा मेरी ओर तो नहीं फिलहाल मान सकते हैं। हाँ, लगभग 1 साल हो रहे हैं मेरी, अभी दूसरा कोई काम नहीं आया, बहुत बहुत जल्द आने वाला है। तो इसका रीज़न ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और वही जो मैंने आपको पहले बताया कि प्रोड्यूसर्स आपको अगर मौका दें तो ही आप कोई अच्छी फिल्म कर सकते हैं या फिल्म ही कर सकते हैं, और बहुत से अच्छे एक्टर्स खाली बैठे हैं, ये सत्य है। और उसका रीज़न यही है कि आप मौका ही चाहिए हर इंसान, हर कलाकार को, और मौका आपको जनरेट करना पड़ेगा। और नहीं है, अगर आपके पास फिल्म नहीं है तो दूसरे माध्यम है, उससे हम कर सकते हैं। लेकिन पहला फैसला है, जो पहली पहल है, वो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को करनी पड़ेगी, क्योंकि आप फिल्म तो बना रहे हैं। अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा था एल्शा घोष, जो एक्ट्रेस है छत्तीसगढ़ की, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इतनी फिल्में बन रही है, थोक के भाव फिल्में बन रही है, हर हफ्ते एक फिल्म बन रही है, तो अगर ऐसे हर हफ्ते फिल्म बनते रहेगी तो देखने कौन आएगा? तो क्वालिटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है, ना कि क्वांटिटी पे। और क्वांटिटी में बहुत फिल्में आ रही है और आती है और जाती है, उसमें कौन एक्टर है, कौन डायरेक्टर है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। तो क्वालिटी तो ज़रूरी है फिल्म के लिए, और एक्टर्स के लिए मेरी बस शुभकामनाएं हैं, मेरे खुद के लिए भी मुझे शुभकामनाएं कि हमारा कुछ अच्छा हो इंडस्ट्री में। तो इस उम्मीद के साथ हम निरंतर प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। आपने अभी जितने भी पॉइंट बताए कि राइटर अच्छे होने चाहिए, डायरेक्टर अच्छे होने चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कलाकार हैं, चाहे वो वीडियोग्राफर हो, एक्टर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, जो भी हो, उनको सही पारिश्रमिक मिलना चाहिए, सही पे होना चाहिए उनको? हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की, और अभी तक छत्तीसगढ़ी फिल्मों में प्रोफेशनलिज्म नहीं आया, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री को काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। और जब तक मैंने इसमें एक्ट नहीं किया था, मतलब मेरी फिल्म नहीं आई थी, उसके पहले भी मैं काफ़ी टाइम तक जुड़ा था, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी मैं जुड़ा रहा।
तो मुझे ये लगता है कि पारिश्रमिक के मामले में लोगों को एक एसोसिएशन तैयार होना चाहिए, एक्टर्स का हो या फिर जितने भी यूनिट के लोग होते हैं उसमें लाइटमैन से होके जितने भी स्पॉट बॉय हैं, सभी को एक एसोसिएशन बनाना ज़रूरी है छत्तीसगढ़ में, और ताकि हम एक दूसरे के हक़ के लिए बोल सकें, एक दूसरे के हक़ के लिए खड़े रहें हमेशा। तो ये बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में, तभी कुछ भला हो पाएगा। और इसका नतीजा फिर यही होता है कि लोग काम छोड़ देते हैं। जो नए लोग हैं जो जस्ट स्टार्ट ही किया है, जिन लोगों ने ये सोच के आए हैं कि हमको कुछ करना है इंडस्ट्री में, तो वो इस चीज़ से हिम्मत हार जाते हैं जब उनको प्रॉपर पारिश्रमिक उनका नहीं मिलता है। हाँ, मैंने देखा है बहुत बार ऐसा होता है कि जब सीखे हुए लोग, जैसे हमने भी बात की, सीखना बहुत ज़रूरी है, जब सीखे हुए लोग जब इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करते हैं और जब काम करते हैं तो मुझे लगता है तब आउटपुट ज़्यादा अच्छा होता है। और उसको जैसे अभी आपने जो फिल्म की थी यादव जी के मधु जी, उसमें जो आदिल हैं और आप हैं और सुनील दादा हैं, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो प्रॉपर सीखे उन चीज़ों को। आदिल ने प्रॉपर कोर्स किया है, तो उसने ये सब सीखे हुए लोग जब आते हैं, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, कई बार मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, सब अपने परिश्रम के लिए कुछ ना कुछ रोजी रोटी कमाने के लिए करेंगे ही। अभी क्या कर रहे हैं, जैसे वेडिंग फोटोग्राफर जाके वीडियो शूट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डीओपी क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपको लगता है कि सीखना तो ऑब्वियसली सीखना ज़रूरी है, तो इस विचार पे और क्या कहना चाहेंगे? अभी तो लोग डीओपी और कैमरामैन के बीच में ही डिफरेंस लोग नहीं कर पाते हैं कि दोनों बहुत अलग चीज़ है और दोनों का रोल अलग है, दोनों का काम अलग है। मेरा ये कहना है कि हमको एक्टर्स को, जितने भी इस चीज़ से जुड़े हुए लोग हैं, इंडस्ट्री से जुड़े, उनको आवाज़ उठाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, और बाकी एडवाइस ही दे सकते हैं कि बाकी लोगों को भी कि आप लोग सीखे हुए कोई साथ काम करो। हाँ। जो लोग इस ट्रेंड हैं, हाँ। उनके साथ काम करो, आप अपना काम खराब मत करो। और अभी यही हो रहा है क्योंकि सबको काम करना है, सबको पैसे कमाने हैं, तो जहाँ से भी जैसा भी काम मिल रहा है लोग कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा आगे हैं एक्ट्रेसेस, क्योंकि फीमेल एक्ट्रेसेस की यहाँ पे बहुत कमी है एक तो, और उनको जैसा भी काम मिलता है वो ना स्क्रिप्ट देखती हैं, ना डायलॉग्स देखती है, ना उनको कुछ बताया जाता है, और बताया कुछ जाता है सेट पे, कुछ कराया कुछ और जाता है। तो बहुत सी लड़कियों को मैंने देखा है कि कॉम्प्रोमाइज़ भी ऐसा करती हैं वो। ये चीज़ें भी हो रही है छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में, और जो कि अच्छा नहीं है यहाँ की इंडस्ट्री के लिए। और प्रोफेशनलिज्म बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, और ये उम्मीद है आदिल जैसे लोग हैं, आदिल जैसे डायरेक्टर हैं जो आगे आ रहे हैं, जो चेंजेस लाएंगे मुझे लगता है। और ये इनसाइड ओरिजिनल वाले भी हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। नहीं, प्रोड्यूसर भी चाहिए, जैसे शिवाली ने प्रोड्यूस किया, मतलब वो जिगरा होना चाहिए भाई, रिस्क लेने का जिगरा होना चाहिए, तभी तो आगे फिल्में बनेंगी। हरुण पार भी एक फिल्म आई थी, टेक्निकली अच्छी लगी, बहुत अच्छी फिल्म थी। बंतीला के लोगों ने भी बहुत अच्छी कोशिश की थी। तो कि जितने भी यूथ डायरेक्टर एक्टर्स आ रहे हैं, इन लोगों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिनेरियो बदल रहा है, अब बदल रहा है। हाँ, और ज़रूरी बस ये है कि हमारा कम्युनिकेशन जो है हमको बढ़ाना है हर तरह के ऑडियंस के साथ। क्योंकि अभी मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हम जब रोड पे निकलते हैं, हम अपने दोस्तों से ही बात करते हैं। जैसे मैं छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त जब छत्तीसगढ़ी फिल्मों के नाम सुनते हैं मतलब जाने से ही मना कर देते हैं। मैं उनसे बोलता हूँ कि चलो यार फिल्में देखते हैं। बहुत सारे दोस्तों को तो मैं कन्वर्ट करने में सफल हुआ हूँ कि छत्तीसगढ़ी फिल्में आप देखो, और वो देखना शुरू कर दी हैं। तो अब ये धीरे धीरे चेंज आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है। मेरे एक सवाल भी है, उस सवाल का हिस्सा भी है ये कि शहर में जो छत्तीसगढ़ी फिल्म बहुत कम लोग देख रहे हैं, लेकिन गांव में आप गांव के लोग जरूर आएंगे देखने के लिए। आप देखें, अगर शहर में पीवीआर पे भी लग रहा है फिल्म, अगर यदि फिल्म पीवीआर में भी लग रही है तो लोग शहर में कम जाते हैं, गांव के लोग ही वहां ज़्यादा दिखेंगे। तो ये क्या कारण है, ये आप इतना डिफरेंस क्यों है शहर और गांव के इसमें? क्योंकि आप देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री बहुत समय से ये बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। आप यूपी की फिल्में उठा के देख लीजिए, आप पंजाबी फिल्में देख लीजिए, या गाने ही देख लीजिए, साउथ की देख लीजिए, ये सब इंडस्ट्री पे हम भी देखते हैं, हम खुद जाते हैं देखने के लिए, बट उस लेवल का या क्या कारण है कि जो हमारे शहर के लोग नहीं पहुंच पाते हैं? कारण यही है कि हम वैराइटीज़ ऑफ सिनेमा नहीं बना रहे हैं जी। हर तरह के ऑडियंस को हम कैप्चर नहीं कर रहे हैं। ये बात सत्य है कि मूवीज़
इन्हीं ग्रामीण ऑडियंस की वजह से भी चलती है। जी। उसको उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन एक बीच का रास्ता बनाना ज़रूरी है, ताकि जो शहर के ऑडियंस है, जो घर में बैठ के छत्तीसगढ़ी बोलते हैं लेकिन घर से बाहर निकलते ही हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ। उसमें हम जैसे लोग भी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं वो। हाँ। लोग भी शहरी ऑडियंस है। हाँ। वो भी छत्तीसगढ़ी कल्चर को प्रमोट। हाँ। तो उनके लिए भी ऐसा कुछ कंटेंट आप बनाओ। हाँ। कि वो भी देखें और ये कम्युनिकेशन गैप है जो वो दूर हो, कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों का जो मतलब है, जो सिनेरियो बना हुआ है दिमाग में कि छत्तीसगढ़ी फिल्म मतलब ग्रामीण फिल्में, जी, खेत खलिहान और ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ों को हमको तोड़ना है और धीरे धीरे ये चीज़ हो भी रही है, टूट भी रही है। मैं ये नहीं कहता कि आप उस सब्जेक्ट पे फिल्म मत बनाओ, आप ग्रामीण चीज़ों को मत दिखाओ या कल्चर को मत दिखाओ। कल्चर को दिखाते हुए भी, लोक कला को प्रमोट करते हुए भी हम अच्छी स्क्रिप्ट पे काम कर सकते हैं। उसका उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास इतनी सारी लोक कथाएँ हैं, अगर आप चाहो तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं छत्तीसगढ़ के, बहुत वीर नारायण सिंह जी, तो उनके ऊपर चाहे तो बहुत बड़ी भव्य फिल्म बन सकती है। कुछ लोगों ने बनाया भी है, शायद पता नहीं कब आई कब गई या आई भी नहीं। तो सारे लोगों को मिल के एक बड़े बजट पे इस पे फिल्म बनाओ। लोक कथाएँ हैं, छटिया मटिया की कहानियाँ हैं, लोरिक चंदा की कहानी है, तो सब्जेक्ट की हमारे पास कोई कमी नहीं। उसको आप मॉडर्न तरीके से भी दिखा सकते हो। तो ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश दोनों के मिश्रण से एक बहुत अच्छी फिल्म तैयार हो सकती है। तो इस दिशा पे काम करना पड़ेगा और काम करने के लिए सही प्रोड्यूसर ऑब्वियसली फिर से वही पड़ेगा। हाँ, मतलब आप देखिएगा इसमें ये सवाल भी है कि क्योंकि अब इन लोग को समझ जाना चाहिए। हाँ। कि आपने इतनी फिल्में बना ली, फिल्में बना ली, रोज़ आ रही है जा रही है, आपको भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हाँ। तो अब तो इस पे इनिशिएट करो कि कुछ अच्छे कंटेंट बनाओ। अब तो आप कोई भी कंटेंट इंस्टा पे डालते हैं, कोई सीन किसी मूवी का या गाना डालते हैं, तो ऑडियंस ही बता देती है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में क्या है। हाँ, लड़ाई झगड़े, दो परिवार के बीच लड़ाई, बस एक अमीर एक गरीब, गाना रहेगा। तो ये सब चीज़ें सबको मालूम है। हाँ। तो अब जब सबको मालूम है तो आप चेंज क्यों नहीं ला रहे हो? अब तो बॉलीवुड भी इस नाम पे बदनाम हो चुका है कि पुराने घिसे पिटे कॉन्सेप्ट को लेके ही आगे बढ़ रहा है। अब इसलिए साउथ की फिल्मों को ज़्यादा देखा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म कैसे वही चीज़ों को अडॉप्ट कर रही है वापस, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट। और मैं तो कहता हूँ कि आप कॉपी ही कर लो। हाँ, कम से कम हाँ कॉपी ही कर लो। हाँ, कुछ भी करो, लेकिन आप कुछ तो अलग बनाओ। सही है, क्योंकि ये भी ज़रूरी चीज़ है। ये मुश्किल, इससे बहुत सारी मैक्सिमम ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। हाँ। बट उसके इतर भी कुछ कहानी में कुछ स्वाद होना चाहिए, कुछ इमोशंस होने चाहिए। कि अभी ये भी होता है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों, मुझे लोग कहते हैं, मेरे दोस्त यार, कि यार तू कॉमेडी कंटेंट क्यों नहीं बनाता। हाँ। ठीक है, कॉमेडी कंटेंट बनाना अच्छी बात है, लेकिन कॉमेडी कंटेंट ही छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री का आधार है। ये चीज़ मुझे गलत लगती है, क्योंकि एक्टिंग का कोई या फिर किसी स्क्रिप्ट राइटर के कॉन्सेप्ट का, स्क्रिप्टिंग का कोई एक इमोशन नहीं हो सकता। उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होंगी। जब उसमें इमोशन मिक्स होंगे, सैडनेस भी होगा, हैप्पीनेस भी होगा, रुलाओगे हंसाओगे नहीं जब तक फिल्म में, तो बहुत सारे इमोशन के साथ मिल के एक फिल्म बनती है। सही है। तो अगर आपको एक्टर बनना है तो सिर्फ कॉमेडी कंटेंट बनाना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है। सही बात है। कहीं ना कहीं हमारा जो छत्तीसगढ़ है बहुत अच्छी भाषा है, यहाँ की संस्कृति भी अच्छा है, कल्चर, सारी चीज़ें अच्छी है, इसको प्रमोट भी किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ में कुछ गलत चीज़ें भी प्रमोट हो रही हैं, मानो ना या ना मानो, गानों में। ठीक है, तो क्या होता है ना, छत्तीसगढ़ मतलब कोई भी राज्य जो है, स्टेट जो है, वो उसके कल्चर से ही जाना जाता है। और कल्चर कहाँ से लोग, मैं तो उड़ीसा गया नहीं था ना, मैं यूपी गया हूँ, मैं सिर्फ गानों से ही जान रहा हूँ, फिल्मों से जान रहा हूँ, मुंबई गया नहीं। तो भाई हम फिल्मों से जब जान रहे हैं तो हमारी फिल्मों को भी अच्छा होना जरूरी, तभी तो लोग हमारे ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, मुंबई से लोग आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, अभी तो लोग छत्तीसगढ़ को सिर्फ नक्सल क्षेत्र के नाम से ही जानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी पहचान भी होनी जरूरी है। कहीं मेरे को लगता है सरकार को भी पहल करनी चाहिए इस चीज़ के लिए। हालांकि सरकार ने भी बहुत सारे पहल किए, बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं किसी कारणवश। तो सरकार को भी मेरे को लगता है इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। नहीं तो हमारा सिनेमा भी भोजपुरी सिनेमा हो जाएगा, ऐसा ऑलरेडी बहुत से लोग बोल चुके हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ी सिनेमा जो है वो भोजपुरी सिनेमा की ओर अग्रसर हो रहा है। हाँ, तो उसको बचाने का काम भी करना है कि ऐसा फोड़ता ना हो।
ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो सीजी सिनेमा के लिए एक नया अवसर बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म एक्चुअली में मुझे लगता है कि फ्यूचर है, लेकिन वही बात है कि आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। हाँ। क्योंकि अभी तक फिलहाल तो छत्तीसगढ़ की कोई भी फिल्म, जहाँ तक मुझे मालूम है, किसी वर्चस्व वाले किसी अच्छे ओटीटी पे नहीं अवेलेबल। और हम वैसे की हालांकि कोशिश कर रहे हैं अपनी फिल्म को ओटीटी पे लाने का और बनवाने। मैं तो लेकिन YouTube पे सर्च कर रहा था बीच में कि आपकी फिल्म आएगी कि नहीं आएगी, घर वालों को भी दिखाना है। यूट्यूब के लिए तो अभी प्लान नहीं किया था। हाँ। उसका कुछ और बड़ा प्लान कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल आपको मैं बताऊंगा जब भी ऐसा कुछ होता है। लेकिन यही है कि अभी तक कोई फिल्म ओटीटी के लिए तो तैयार नहीं हो पा रही है छत्तीसगढ़ में, और इन फ्यूचर हो सकता है हो, क्योंकि ओवरऑल बात यही आ जाती है कि क्वालिटी सिनेमा बनाना पड़ेगा। क्योंकि ओटीटी भी आपकी फिल्में पूरी देखती है, ऑब्जर्व करती है कि आपकी कल्चरल कितनी ये जुड़ी हुई है फिल्म, या इसके कंटेंट में कितना काम है, स्टोरी लाइन क्या है, एक्टर्स एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ओटीटी में जाने के लिए। तो वो सारे पायदान पे हम लोग खरे शायद नहीं उतर पा रहे हैं अभी तक, इसलिए एक भी फिल्म हमारी छत्तीसगढ़ी ओटीटी में नहीं। लेकिन फ्यूचर ओटीटी है, क्योंकि अब हम लोगों ने देखा है लॉकडाउन के टाइम में भी कि जब सिनेमा बंद हुए थे तो कैसी ओटीटी में कितनी भीड़ हो गई थी और कितने लोग उसके ही आदी हो गए थे। एक पूरे रात पूरा दिन 3-3 4-4 दिन बस पूरी सीरीज ही खत्म कर, सारे सीजन एक साथ देख लिए। ओटीटी में तो फ्यूचर है। बस एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से उठाना चाहता हूँ कि जितने ओटीटी की हमें ज़रूरत है फ्यूचर में, फिलहाल वर्तमान में हमें सिनेमा घरों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारी राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि एक फिल्म सिटी का निर्माण करा रही है शायद अभी रायपुर में। तो उसका स्वागत है, पूरा सपोर्ट है, सब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। बट आप ये भी देखो कि सिनेमा घर कितने बचे हैं यहाँ पे। बिलासपुर क्षेत्र में देखें तो सब खत्म हो गया। आसपास में रतनपुर में एक सिनेमा नहीं है, कोटा में कोई एक सिनेमा घर है लेकिन चलता नहीं है, लोरमी में नहीं है, तखतपुर में नहीं है, मुंगेली ज़िला होने के बावजूद वहाँ पे कोई भी सिनेमा घर नहीं है। इन सारे जगह की ऑडियंस को फिल्म देखनी होती है तो वो आता है बिलासपुर। तो मुझे लगता है कि पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा कि सिनेमा घर आप पहुँचाएं, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस भी रेगुलर नहीं आ सकती ना। वो फिर देखती है कि संडे पड़ता है तो चलो भाई ग्रुप बना के गाड़ी का पेट्रोल भरवा के चलो देखते हैं, फिल्म देखने जाते हैं। तो अगर वहाँ होता है सिनेमा घर तो हो सकता है कि वो रात को शाम को जब भी उन्हें समय मिलता है चले जाते हैं। तो सिनेमा घर बनाने पे पहल करना बहुत ज़रूरी है। राज्य सरकार से मेरा अनुरोध है। यदि आपको छत्तीसगढ़ी सिनेमा को एक लाइन में सुधारने का अवसर मिले तो आप क्या सुधारना चाहेंगे? स्क्रिप्ट राइटिंग इज़ मस्ट। और दो चीज़ें हैं, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर। क्योंकि हमारे पास डायरेक्टर अच्छे हैं, हमारे पास एक्टर्स अच्छे हैं, टीम है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, बड़े से बड़ा कैमरा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और वो सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ यहीं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो अच्छे राइटर्स की और उन प्रोड्यूसर्स की जो अच्छे राइटर्स को हायर कर सकें, तभी एक अच्छा सिनेमा बन के आएगा। पर्दे के पीछे रहकर भी आपने काम किया है, जी, बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर आपने काम किया है, तो किन किन चीज़ों में, किन फिल्मों में आपने असिस्टेंट डायरेक्टर किया है, और आपको क्या लगता है असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद आपके कला में और कितना निखार आया? असिस्टेंट डायरेक्शन करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है एक्टर की लाइफ का। जी। मैंने मुंबई में रहते हुए फिल्म सिटी में एक सीरियल आता था स्टार प्लस में, आपकी नज़रों ने समझा, तो मैं उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था। जी। बाकी मैंने उसे क्राइम पेट्रोल साउदर्न इंडिया में भी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की भी शूट हो रही थी भोपाल में, तो उसमें मैं आर्ट असिस्टेंट था। जी। तो आर्ट डायरेक्टर के अंडर में काम करता था। तो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपको ग्रो करने के लिए इस प्रोसेस से गुजरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सेट पे रह के काम देखोगे नहीं, काम सीखोगे नहीं, तो तब तक आपके काम में डिसिप्लिन नहीं आएगा। हाँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डिसिप्लिन किसी भी फिल्म सेट में। फिल्म के एक्टर
एक अलग चीज़ है, थिएटर कर रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन अगर फिल्म में आपको जाना है, आपका गोल अगर फिल्म लाइन में जाने का है तो आपको असिस्टेंट डायरेक्टर बनना बहुत ज़रूरी है। पूरे टाइम तक मत बने रहिए, क्योंकि बहुत अपना खुद का रास्ता बनाना आपको वहाँ भी आना चाहिए, क्योंकि आप कई लोग ऐसे होते हैं कि बनने तो एक्टर आए रहते हैं लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर बन के ही रह जाते हैं बहुत सालों साल, जिंदगी भर वही काम कर रहे हो। तो आपको सीखने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर बनना ज़रूरी है। कविताओं का बड़ा शौक है आप? जी जी जी। तो कुछ सुनना चाहेंगे आपसे? तो मैं आपको सुनाता हूँ, थोड़ा सा मैं चीटिंग करूँगा, हल्का हल्का देख लेता हूँ। हाँ। मेरी ही लिखी कविता है और ये कविता है, सब्जेक्ट इसका है अधूरेपन पे है, कि हम लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है कि पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं पाते हैं, तो वो उस अधूरेपन के ऊपर एक कविता है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग, बहुत सारे आर्टिस्ट भी इससे रिलेट करेंगे और आम लोग भी रिलेट करेंगे। कविता का नाम है कि मैं कभी पूरा नहीं हो पाया। मैं कभी पूरा नहीं हो पाया, मेरे पापा का मैं बेटा था, मेरी मम्मी की मैं बेटी। अच्छा, ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि अक्सर हम फैमिलीज़ में देखते हैं कि पापा लोग जो होते हैं वो अपने लड़कियों को, बेटियों को बेटा बेटा करके बुलाते हैं, प्रिया बेटा, प्राची बेटा, ऐसे। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है जब आप सिंगल चाइल्ड हो, घर में अकेले हो, आपकी कोई बहन नहीं हो, तो मम्मी भी आपको कभी कभी बेटी बोल देती है प्यार से। तो वो सोच के मैंने लिखा था कि मैं कभी पूरा नहीं हो पाया, मैं मेरे पापा का मैं बेटा था, मेरी मम्मी की मैं बेटी, मेरे प्रेमिका का मैं प्यार था और दोस्तों का जिगरी यार था। मैंने हर एक किरदार पूरे दिल से निभाया, पर इन रिश्तों की शिकायतें कभी दूर ना कर पाया। हाँ, मैं खुद कभी पूरा नहीं हो पाया। मैं वादियों पर जाकर चिल्लाना चाहता था, एक सुंदर सी पेंटिंग भी बनाना चाहता था, अपने अंदर का बचपन जगाना चाहता था, मेरे आंसू नहीं बहते मैं बहाना चाहता था। जिंदगी सीधी चलती थी, मैंने उसे भटकाया, हैंडल सीधा करता रहा, इंडिकेटर नहीं दिखाया। हाँ, मैं खुद कभी पूरा नहीं हो पाया। मेरे मन की लोकल ट्रेन में मैं मस्ती की भीड़ चाहता था, एक लंबी ट्रिप, रोज़ 8 घंटे की नींद चाहता था। वो मुझ पर चिल्लाती हुई बड़ी खूबसूरत लगती थी। इस लिव इन रिलेशनशिप में मैं रोज़ की झिकझिक चाहता था। मैं भी तेरे लिए था बदला, झूठ था ये मनवाया, मेरे बाहर सब कुछ बदला, अंदर बदल ना पाया। हाँ, मैं खुद कभी पूरा नहीं हो पाया। पहली बार बड़े प्यार से उसे हक किया, हमने भी एक दूसरे पर काफ़ी शक किया। मेरे होंठ जब भी उसके होंठों के पास आते थे, क्या कहूँ उसके जुल्फ़ों ने कितना डिस्टर्ब किया। अजीब सी शक्लें बना बना के जमकर मुझे हंसाया, फिर आँख खुली और सपना टूटा, सोच के मन भर आया। हाँ, मैं खुद कभी पूरा नहीं हो पाया। ये वक्त कुछ और है, वो वक्त कुछ और था, उसके हाथों में मेहंदी थी, मेरे सीने में शोर था, आंखें खामोश थी, मैं कमज़ोर था, जिसे मैं जानता था वो मैं कोई और था। मैं धीमी धीमी आवाज़ में बड़ी ज़ोर से चिल्लाया, जीवन भी तो अभिनय है, सोच के ये मुस्काया। हाँ, मैं खुद कभी पूरा नहीं हो पाया। हाँ, मैं खुद कभी पूरा नहीं हो पाया। तो ये है कविता। बहुत 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 बढ़िया। अधूरेपन अब समझ में आ रहा है कि दर्द कहाँ से आ रहा है। अब जो कुछ सवाल पूछेंगे, 2 ऑप्शन होंगे आपके साथ में, आपको विद इन सेकेंड, मिली सेकेंड, ठीक है, जितनी जल्दी आप दे सकते हैं, ठीक, जवाब देना है। रंगमंच या सिनेमा? सिनेमा। थिएटर रिहर्सल या फिल्म शूट? थिएटर रिहर्सल। लाइव ऑडियंस या कैमरा? लाइव ऑडियंस। डायलॉग ज़्यादा मुश्किल या साइलेंट एक्सप्रेशन? साइलेंट एक्सप्रेशन। हबीब तनवीर या शेक्सपियर? हबीब तनवीर। सामाजिक नाटक या कमर्शियल फिल्म? सामाजिक नाटक। मंच की तालियां या फिल्म का फर्स्ट डे शो? एक्सपीरियंस अभी बहुत अच्छा था फर्स्ट डे शो का, तो फर्स्ट डे शो। लीड रोल या दमदार कैरेक्टर रोल? लीड रोल चाहिए अभी। निर्देशक बनना या अभिनेता ही रहना? अभिनेता। छत्तीसगढ़ी सिनेमा या हिंदी सिनेमा? छत्तीसगढ़ी सिनेमा फिलहाल। थिएटर गुरु या फिल्म डायरेक्टर? फिल्म डायरेक्टर। नुक्कड़ नाटक या बड़ा मंच? नुक्कड़ नाटक। इमोशनल सीन या कॉमेडी सीन? इमोशनल सीन। स्क्रिप्ट पहले या किरदार पहले? स्क्रिप्ट पहले। रिहर्सल के बिना शूट, हाँ या ना? ना। मेहनत या टैलेंट? मेहनत। संघर्ष या सफलता? संघर्ष। कैमरे के सामने डर या आत्मविश्वास? आत्मविश्वास। ओटीटी या थिएटर रिलीज? थिएटर रिलीज। एक शब्द में रंगमंच? इमोशन। एक शब्द में सिनेमा? पैशन। एक शब्द में छत्तीसगढ़ी सिनेमा? फ्यूचर। पसंदीदा अभिनेता? इरफान खान। पसंदीदा निर्देशक? विशाल भारद्वाज। अब तक का सबसे यादगार रोल?
चरणदास चोर नाटक में। सबसे मुश्किल रोल? जय सिंह एक कैरेक्टर था नाटक में। अभिनय में सबसे जरूरी चीज? कंसिस्टेंसी। अगर अभिनेता नहीं होते तो? आई एम अ वेरी गुड कुक, खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, तो मैं शायद वो होता। एक लाइन जो आपको आगे बढ़ाती है? मेहनत करते रहना। सपना जो अभी अधूरा है? छत्तीसगढ़ी फिल्म को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना और अवार्ड लेके आना, ये एक मेरा उद्देश्य है। मेरा ये मैसेज है सभी यूथ आर्टिस्ट के लिए कि काम बहुत है, आप मेहनत करते रहिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए अपने काम को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके। रील टू रियल फिल्म्स के साथ मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। दीपांशु भैया के साथ मेरे जितने भी प्लेज होते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ होती है। तो रिकॉर्डिंग के लिए प्ले डब कराना हो या रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाने डब कराने हो, रियल टू रियल फिल्म्स, आप सभी को शुभकामनाएं और आपका दिन शुभ हो। दीपांशु भैया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में ये थे रोहित वैष्णव जी, जो कि जितने सरल व्यक्तित्व के स्वामी हैं उतने ही अच्छे एक्टर भी हैं और उतनी ही अच्छे बातें भी करते हैं। तो रोहित जी, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू दीपांशु भैया। और तो दोस्तों, यदि आपको भी ये चैनल में मेरे जो कंटेंट हैं अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों तक। हमने कुछ रील्स इंस्टाग्राम पे डाली है, यदि आप इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पर जाकर देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय कथक मंच साझा करने वाली ज्योति श्री वैष्णव को सुनने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। म्यूजिक वीडियो कैसे बनता है ये जानने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।